हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 के इलास्ट्रेशन स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 7.6 से। क्वेश्चन ये है, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द मोशन। बच्चों, हमें यहाँ पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बताना है। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेगी। ओके, कंडीशन गिवन है कि ये जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन को कंसीडर कर लेंगे। ये रहा ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल का कोई इंस्टेंट पे पोजीशन पी सोच लो। ओके, और इस पोजीशन के लिए उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर। और हम ये भी सोच लेंगे कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली v वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। ओके, और अब इस पार्टिकल के जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये मिलेगा यहाँ पे r sin थीटा। ओके, और एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड जो पोजीशन वेक्टर है वो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर? तो हम जरा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं बच्चों। कंसीडर मास ऑफ पार्टिकल इज m एंड इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v in horizontal direction as shown in figure। हमने यहाँ पे पार्टिकल का मोशन हॉरिजॉन्टल कंसीडर किया है। ओके, वेलोसिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। पोजीशन वेक्टर of particle at any instant t is r which is op। बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होगा, r। ओके, और उसकी वैल्यू क्या है, op वेक्टर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी r sin थीटा। वी कैन सी फ्रॉम फिगर। बच्चों, बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट प्रूव करना है। और ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है L इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां पे आप देख सकते हो हियर, ये जो मास है वो मास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। v क्या है, वो भी कांस्टेंट है। एंड r sin थीटा इज ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट। आपको क्वेश्चन होगा, सर ये r sin थीटा कैसे कांस्टेंट हुआ। सपोज ये पार्टिकल यहां पे है, थोड़े टाइम के बाद यहां पे आ जाएगा तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा। फिर पार्टिकल यहां पे आएगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा बेटा। पर हर बार देखो आप, हर बार ये r sin थीटा जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। ओके, नाउ हम बोल सकते हैं कि जो L है, ओके, वो क्या होगा, कांस्टेंट। बट बच्चों, ये एंगुलर मोमेंटम L का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ। ओके, नाउ फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, अकॉर्डिंग टू r क्रॉस p वेक्टर। हमें डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड स्क्रू का यूज करना पड़ेगा, और राइट हैंड स्क्रू को हमें r से p की ओर रोटेट करवाना पड़ेगा। ओके, तो देखो r का डायरेक्शन तो ये रहा हमारे पास, ये रहा r का डायरेक्शन, और मोमेंटम का डायरेक्शन कहां पे है, ये डायरेक्शन में है। और हम हमारे राइट हैंड स्क्रू को r से p की डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे। बच्चों, हम
राइट हैंड स्क्रू को आर से पी की डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे। कौन सी डायरेक्शन होगी वो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाएंगे तो ये स्क्रू कहां जाएगा? इनसाइड जाएगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू L equal to R cross P remains constant at every instant and it is in perpendicular direction of plane of paper. Okay, so in this way we can say that the direction and magnitude of angular momentum remains constant. Okay, so angular momentum remains constant for particle moving with constant velocity. Illustration number 7.7 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। Show that moment of couple does not depend on the point about which you take moments. बच्चों couple का मतलब होता है system of two equal and opposite force which are not collinear and due to couple सिस्टम ऑफ पार्टिकल परफॉर्म रोटेशनल मोशन। ओके, तो यहाँ पे हम एक डायग्राम को कंसीडर कर रहे हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दो पॉइंट सोच लो, जो एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी। दोनों पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं F1 एंड F2। ये दोनों फोर्सेस इक्वल वैल्यू के हैं, अपोजिट डायरेक्शन के हैं और कोलिनियर नहीं है, सो दे फॉर्म अ कपल। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर ओ ए डिस्टेंस। बच्चों ओ ए डिस्टेंस क्या होगा? R1 वेक्टर। ओ बी डिस्टेंस होगा R2 वेक्टर। फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए एंड बी आर F1 एंड F2। F1 फोर्स की डायरेक्शन हमने F2 के रिस्पेक्ट में नेगेटिव ले ली है। और हम डायग्राम पर से ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट है ए एंड बी, ये दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा या दोनों का पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? ए बी इक्वल टू मॉड R2 माइनस R1 वेक्टर। ओके, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं कपलिंग टॉर्क की। तो टॉर्क होता है τ1 प्लस τ2। टोटल टॉर्क क्या होगा? इट इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल। तो टाउ का फॉर्मूला टॉर्क R1 क्रॉस F1। ओके, यहाँ पे होगा R2 क्रॉस F2। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कपल हमें तो पता है कि ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल वैल्यू के, अपोजिट डायरेक्शन के। इक्वल वैल्यू कैसी होगी? F1 मॉड F2, ये दोनों का मॉड सेम होगा जिसे हम F बोल देंगे। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगा R1 वेक्टर क्रॉस माइनस F वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। क्लियर? अब यहाँ पे हम F को कॉमन निकाल देंगे। तो ये R2 वेक्टर प्लस है, R1 को ये माइनस साइन लगा देंगे तो होगा कुछ इसी तरह से R2 माइनस R1 वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। बच्चों ये जो R2 माइनस R1 वेक्टर है वो क्या होगा? R2 माइनस R1 वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये क्या होगा? AB वेक्टर होगा R2 माइनस R1 वेक्टर। यहाँ पे टाउ वेक्टर आ जाएगा AB वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ये इक्वेशन हमें ये शो कर रहा है कि it is not depends on the point about which you take the moments. ओके, ये इक्वेशन हमें ये शो कर रहा है हमने जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मोमेंट को कंसीडर किया था, वो पॉइंट पे कपलिंग टॉर्क डिपेंड करता नहीं है। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7.8। क्वेश्चन इस तरह से है। A metal bar of 70 semi long and 4 kg mass suspended on two knife edges placed 10 cm from each end. A 6 kg load is suspended at 30 cm from one end. Find the reaction at the knife edges.
बच्चों ये जो नाइफ एजिस K1 और K2 है उसके वजह से हमें रिएक्शन R1 R2 फाइंड करना है। एज्यूम द बार टू बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस। जो गिवन बार है उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और वो होमोजीनियस है, मतलब कि हर एक पॉइंट पे मास डेंसिटी सेम है। ओके, तो बच्चों गिवन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द बार क्या होगा, ए बी, जो गिवन है 70 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये कहा गया है कि कोई एक एंड से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपने लोड लगाया है 6 केजी का। ओके, तो हम सोचेंगे भाई ए से पी पॉइंट पे हमने 30 सेंटीमीटर पे, यानी ए पी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर पे हमने जो लोड लगाया है वो W1 है, जो होगा M1 इंटू जी। M1 मास कितना है भाई 6 केजी, जी होता है 9.8। बच्चों 6 इंटू 9.8 करेंगे तो देखिए 6 इंटू 9.8 होगा 58.8 न्यूटन। ओके, अब बात करते हैं कि जी पॉइंट पे, ये जी मिड पॉइंट है, पूरे रोड का मिड पॉइंट। तो ये जो मिड पॉइंट पे वेट लगेगा वो वेट क्या होगा, W M इंटू जी। मास ऑफ द बार 4 है, जी का वैल्यू आपके पास क्या है भाई, जी का वैल्यू है 9.8। चलो 4 इंटू 9.8 करिए, ये आएगा आपका 39.2 न्यूटन। ओके, अब आपको रिएक्शन फाइंड करना है, कहां पे करना है, R1 एंड R2 पे। तो R1 एंड R2 क्या है, रिएक्शन ड्यू टू नाइफ। तो नाइफ के डिस्टेंसेस आपको G से फाइंड करने होंगे। देखिए क्या होगा डिस्टेंस, A टू G डिस्टेंस क्या होगा, G मिड पॉइंट पे 35 होगा। यहां से आप A टू K1 डिस्टेंस माइनस करिए, 10 माइनस करिए, तो K1 टू G डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए A से K1 डिस्टेंस और उसी तरह B से K2 डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपके 10 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 मीटर। ओके, अब G से K1 डिस्टेंस और G से K2 डिस्टेंस वो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, जो होगा 0.25 मीटर। ओके, क्योंकि ये हमें रिएक्शन फाइंड करने में काम लगने वाला है। ए टू बी डिस्टेंस क्या है बच्चों, ए टू पी डिस्टेंस ऑलरेडी 30 सेंटीमीटर है, हमने लिख लिया है। ओके, नाउ सी फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम। ये हमारा सिस्टम लीनियर इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस इक्वल वैल्यू के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। यहाँ पे हमें डायग्राम के अंदर वर्टिकल फोर्स दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्टिकल फोर्सेस को कंपेयर कर लेंगे। अपवर्ड साइड के फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड साइड के फोर्स। तो अपवर्ड साइड में कौन से फोर्स जा रहे हैं, अपवर्ड साइड में रिएक्शन R1 और दूसरा है R2। डाउनवर्ड साइड में दो फोर्सेस है, एक तो सस्पेंडेड लोड एंड लोड ऑफ द बार, तो होगा W। R1 प्लस R2, W1 कितना है बच्चों, तो W1 हमारे पास है 58.8 न्यूटन प्लस W कितना है 39.2 न्यूटन। ये दोनों का जरा एडिशन कर लो, 58.8 प्लस 39.2, तो ये होगा 98 न्यूटन। ये हो गया आपका नंबर 1। ओके, और दूसरा अब बात करते हैं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अगर ये हमारा पूरा सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम इज 0। ओके, टॉर्क होगा ही नहीं तो रोटेशन होगा ही नहीं, रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी लोड है या जितने फोर्सेस है, वो हर एक फोर्स का हमें क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है। ओके, विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो देखिए ये जी पॉइंट है, जी पॉइंट से हम बात करेंगे, फर्स्ट वेट आ रहा है W1, तो W1 और W ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए A टू G डिस्टेंस आपके पास है 35, A टू P डिस्टेंस है 30, तो ये जो PG डिस्टेंस है वो क्या होगा, आपका होगा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें G पॉइंट के रिस्पेक्ट में, G के रिस्पेक्ट में सब टॉर्क फाइंड करने हैं, उसका एडिशन करना है। तो फर्स्ट फोर्स है W, ये जो W फोर्स है वो कहां से पास हो रहा है, G में से पास हो रहा है, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा।
W1 फोर्सेस। बच्चों W1 फोर्स कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर पे, तो 0.05। ये आपका R1 फोर्स जो रिएक्शन फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पे होगा भाई, G से R1 का डिस्टेंस क्या है, तो G से R1 का डिस्टेंस होगा GK1 जितना, और वो है 0.25, तो होगा R1 इंटू 0.25। सेम वे G से R2 का डिस्टेंस भी क्या होगा 0.25। तो ये हो गए सारे टॉर्क। ओके, अब बच्चों हमें थोड़ा साइन कन्वेंशन भी सीखना पड़ेगा। ओके, हम क्या करेंगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर टॉर्क को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, या तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव टॉर्क और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। ओके, यहां पे हम देखिए, हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। जैसे हम क्लॉकवाइज जाएंगे ना, तो देखो ये R1 है हमारा, हमारी डायरेक्शन के साथ जा रहा है इस तरह से। ओके, तो जो हमारे साथ क्लॉकवाइज जा रहा है बच्चों, उसका डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो ये जो R1 है उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, बट जैसे हम R2 के पास आएंगे तो देखो इस तरह से, जैसे हम R2 के पास आएंगे तो हमारे डायरेक्शन के साथ ये क्या होगा, अपोजिट में होगा, तो इसका डायरेक्शन आएगा नेगेटिव। ओके, फिर हम आ जाएंगे W1 के पास, ये रहा W1। फिर W1 जो है वो हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हम ऐसे जाएंगे तो ये ऑपोजिट में बनेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये ऑलरेडी जीरो है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारा जीरो हो गया, माइनस W1.05, तो ये पूरा टर्म हम लेके जाएंगे सामने की साइड में। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा R1 इंटू 0.25, ओके, माइनस R2 इंटू 0.25 इक्वल टू W1 इंटू 0.05। यहां से हम R1 माइनस R2 को ऑब्जेक्ट बना लेंगे और 0.25 बाहर निकलेगा कॉमन। यहाँ पे W1 की वैल्यू हमारे पास कितना है भाई, W1 का वैल्यू है 58.8 इंटू 0.05। बच्चों R1 माइनस R2 फाइंड कर लेंगे, जो होगा 58.8 इंटू 0.05 अपॉन 0.25। चलिए कैलकुलेट करते हैं। R1 माइनस R2 का वैल्यू आएगा आपका 11.76 न्यूटन। क्लियर? ओके, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब आपको क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है। ओके, सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, R1 प्लस R2 98 न्यूटन और R1 माइनस R2 जो है आपका 11.76 न्यूटन। ये दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो आपको R1 क्या मिलेगा, सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन बच्चों आपको R1 मिलेगा कैलकुलेशन से 1 और 55 न्यूटन। कितना मिलेगा, ये 55 न्यूटन के आसपास मिलेगा। और आपका R2 जो है वो R2 के लिए क्या करना है, आपको 98 में से आपको 55 माइनस करना है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये 43 न्यूटन जैसा मिलेगा। ओके, सो प्लीज मेक अ नोट।